सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने परिवार स्टडी शॉट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज लेकर के आ गए हैं 24 दिसंबर के करंट अफेयर्स और इस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर, किस भारतीय कंपनी ने एशिया के सबसे गहरे क्षेत्र में गैस उत्पादन का काम जो है वो शुरू कर दिया है? तो यहाँ पे दोस्तों दो क्वेश्चन कवर होंगे। एक तो आपको पता लगेगा कि एशिया के सबसे गहरे गैस क्षेत्र का नाम क्या है, और दूसरी बात जो ये तो स्टैटिक जीके आपका बन जाएगा, और दूसरी बात गैस उत्पादन का काम शुरू किया है किस कंपनी ने, ये करंट जीके आपका बन जाएगा। तो दो क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे कि एशिया का सबसे गहरा जो गैस क्षेत्र कौन सा है। तो काकीनंदा कोस्ट इसको बोलते हैं, कृष्णा गोदावरी बेसिन इस नाम से आ सकता है आपके सामने, KG-D6 ब्लॉक नाम से भी आ सकता है। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो ये एशिया का सबसे गहरा गैस क्षेत्र है जिसकी गहराई 2000 मीटर से भी ज़्यादा है। यहाँ पर गैस उत्पादन होता है और हाल ही में गैस उत्पादन शुरू करने वाली जो भारतीय कंपनी है वो है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें देख ली कि एशिया का सबसे गहरा गैस क्षेत्र जो है वो कृष्णा गोदावरी बेसिन है, वहाँ पे एग्जैक्ट उसका एड्रेस जो उसको आर क्लस्टर भी बोला जाता है, KG-D6 ब्लॉक है, आर क्लस्टर नाम से भी आ सकता है, काकीनंदा कोस्ट से भी आपका आंसर आ सकता है। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने वहाँ पे ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ एक अदर विदेशी कंपनी है, वहाँ पे मिलकर के इन्होंने काम शुरू कर दिया है, गैस उत्पादन शुरू कर दिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर कि भारत सरकार ने किस महान क्रांतिकारी की 125वीं जयंती के लिए वर्ष भर कार्यक्रम चलाने के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। तो आपको पता है जब से भाजपा सरकार आई है तब से कोई ना कोई जो है ऐसी पर्सनैलिटी की जो है क्रांतिकारियों की पर्सनैलिटी में जो भी रहे हैं हमारे, उनको क्या किए गए, उनकी जयंतियों को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी क्रम में 125वीं जयंती जो मनाई जा रही है, किसकी मनाई जा रही है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और एक हाई लेवल कमेटी का गठन हुआ है। एक हाई लेवल कमेटी के गठन का जो अध्यक्षता जो कर रहे हैं खुद अमित शाह जी कर रहे हैं, जो हमारे गृह मंत्री भी हैं। तो अमित शाह क्या हैं, हमारे गृह मंत्री हैं, और 125वीं जयंती मनाई जा रही है सुभाष चंद्र बोस जी की। तो सुभाष चंद्र बोस जी के लिए ये क्या वर्ष भर कार्यक्रम चलाए जाएंगे, और इस कमेटी के जो मेंबर्स होंगे उसके अंदर जो है आज़ाद हिंद फौज के एसोसिएशन जो है उसके मेंबर्स रखे जाएंगे, और बहुत सारे जो है हमारे इतिहासकार रखे जाएंगे, और नेताजी सुभाष चंद्र की जो फैमिली है, फैमिली के जो आगे 4 मेंबर्स हैं, अजीब वर्तमान के अंदर जो भी मेंबर्स उनके हैं उनको भी इसका क्या बनाया जाएगा, मेंबर बनाया जाए इस कमेटी का, और उनसे जो है वो सारी जानकारी जुटाई जाएगी कि कैसे कैसे उन्होंने योगदान दिया है हमारी आज़ादी के अंदर। और इसी क्रम के अंदर कोलकाता में भी एक एग्जीबिशन लगाई जाएगी, और 2019 में ऑलरेडी रेड फोर्ट में परमानेंट एग्जीबिशन जो है म्यूज़ियम तैयार किया जा चुका है। रेड फोर्ट के अंदर 2019 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर जो म्यूज़ियम ऑलरेडी तैयार किया जा चुका है, ये परमानेंट है और 2019 में स्थापित किया गया था भाजपा गवर्नमेंट द्वारा। ये आप जाकर के देख सकते हैं, जिसमें पूरी सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी की झलकियाँ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। 3 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए किस अभियान को लॉन्च किया गया? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले एग्जाम्स के अंदर ये काफ़ी बार पूछा गया है, क्योंकि अब इसका दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। तो उसके प्रति पहले इसका जो सही आंसर देख लेते हैं। JSA सेकंड कैच द रेन, ये इसका सही उत्तर है। JSA का पूरा नाम है दोस्तों जल शक्ति अभियान, और इसकी अब की जो वर्तमान की टैगलाइन जो इसकी रखी गई है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। तो ये इसकी जो है टैगलाइन रखी गई है, और इसका उद्देश्य आपका, इसका जो पर्पज़ है वो है जल संरक्षण का, स्पेशली जो आपका रेन वाटर होता है उसको क्या कैसे कंजर्व करना है, कैसे संरक्षित करना है। आप इसकी टैगलाइन से समझ गए होंगे। और इसको जो अभियान को लॉन्च करने वाली 2 मिनिस्ट्री हैं, एक तो नेशनल वाटर मिशन और जो हमारी जल शक्ति मंत्रालय है वो, और दूसरा युवा केंद्र संगठन जो बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जिसके जो चेयरपर्सन हैं जो मंत्रालय जो किरण रिजिजू जी के पास में है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। एक तो हमारे जो युवा मामलों के और स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो हैं किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हैं। तो उन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया है जल शक्ति अभियान कैच द रेन, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया जल शक्ति अभियान सेकंड कैच द रेन।
फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में संवाद कॉन्फ्रेंस का छठा संस्करण जो है संपन्न हुआ है, यह किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो संवाद कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि संवाद कॉन्फ्रेंस है क्या चीज़। दोस्तों, संवाद कॉन्फ्रेंस की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2015 में नई दिल्ली से, नई दिल्ली के में शुरू हुई थी। और इससे पहले 2014 के अंदर क्या किया गया था, एक मीटिंग हुई थी हमारे जापान और भारत के लीडर्स के बीच में। तब ये जो है प्रपोजल रखा गया कि हर साल जो है संवाद कॉन्फ्रेंस होगा, और ये इसका छठा संस्करण जो है संपन्न हो चुका है भारत और जापान के बीच में। और अब ये है क्या चीज़, और इसको किसने जो है अभी होस्ट किया है, जिसकी मेज़बानी किसने की है? विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन ने की है। VIF विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन ने इसकी क्या की है? मेज़बानी की है। और अभी वर्चुअली इसको एड्रेस किया गया है क्योंकि यह कोविड-19 का दौर चल रहा है। तो भारत और जापान के बीच में ये छठा संस्करण जो है संपन्न हुआ है। इसके तहत जो हमारे PM मोदी जी हैं, उन्होंने प्रपोजल दिया है एक, कि भारत के अंदर एक ऐसी लाइब्रेरी बनाई जाएगी जिसके अंदर भगवान बुद्ध के जो हैं उनकी जीवनी के बारे में और उनसे जुड़ा जितना भी लिटरेचर है उसकी कॉपियाँ, डिजिटल कॉपीज़ रखी जाएंगी, जहाँ पे जो वहाँ पे रिसर्च सेंटर एक तरह का बनाया जाएगा भगवान बुद्ध के ऊपर। तो ये काफ़ी अच्छी शुरुआत जो है की है। तो छठा संस्करण संवाद कॉन्फ्रेंस का भारत और जापान के बीच में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, पांचवा क्वेश्चन। हाल ही में एमपेडा ने देश का पहला एक्वा फार्मर्स कॉल सेंटर की शुरुआत किस राज्य में की है? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो देश का पहला होगा वो आपको ज़रूर ध्यान रखना है, देश का पहला एक्वा फार्म्स। तो पहले बात कर लेते हैं एक्वा फार्मिंग होती क्या है। एक्वा फार्मिंग आपकी दोस्तों जिस तरीके से हमारी एग्रीकल्चर होती है उसी तरीके से एक्वा फार्मिंग होती है। एक्वा फार्मिंग में जस्ट आपकी फ़िश का कारोबार किया जाता है। जो फ़िश की पर्टिकुलर प्रजातियों को क्या किया जाता है, शुरुआत से लेकर के एंड तक, उनको बड़ा होने तक जो है उनको पाला जाता है और देश के विभिन्न हिस्सों में उसका क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है, अलग अलग स्टेट्स के अंदर भी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो फ़िश की एक पर्टिकुलर कैटेगरी और बहुत सारी कैटेगरीज़ को क्या किया जाता है, पाला जाता है और फूड के लिए। तो ये होती है एक्वा फार्मिंग। और देश के पहले एक्वा फार्मिंग कॉल सेंटर की शुरुआत की गई है एमपेडा द्वारा। एमपेडा क्या चीज़ है दोस्तों? मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी समुद्री जल जीवों की एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है एक एमपेडा नाम से। उन्होंने देश का पहला एक्वा फार्म जो है कॉल सेंटर की शुरुआत की है। और ये कॉल सेंटर की शुरुआत हुई है दोस्तों आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से। विजयवाड़ा क्षेत्र से आंध्र प्रदेश के वहाँ से शुरुआत हुई है। और इसमें मोस्टली एक कॉल सेंटर जो हिंदी और इंग्लिश के अंदर इंग्लिश के अंदर जो है वो इसको असिस्ट किया जाएगा फार्मर्स को कि कैसे वो अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो अपनी फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। फार्मिंग मेथड्स के बारे में उनको बताया जाएगा। और ये ज़्यादातर आंध्र प्रदेश के फार्मर्स के लिए ही इसकी नीड्स को कैटर करेगा, क्योंकि ज़्यादातर एक्वा फार्मिंग का 60% हिस्सा जो है इसी आंध्र प्रदेश से क्या आता है आंध्र प्रदेश में ही ज़्यादा ये एक्वा फार्मिंग की जाती है। 60% हिस्सा जो है आंध्र प्रदेश का ही है। इसीलिए वहाँ पे जो है ये विजयवाड़ा के अंदर इसकी क्या किया गया है, स्थापित किया गया है कॉल सेंटर। तो देश का पहला एक्वा फार्मर कॉल सेंटर की स्थापना कहाँ हुई है? आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा के अंदर हुई है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने हाल ही में देश में प्रदूषण घटाने के लिए कितने प्रतिशत एथेनॉल और गैसोलीन के मिश्रण का प्रस्ताव रखा है? अब इस चीज़ पे बात कर लेते हैं दोस्तों। आपको पता है डे बाय डे क्या है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। और देश में अभी जो फ्यूल चल रहा है, यानी अभी जो आप पेट्रोल डीजल भरवाते हो गाड़ी के अंदर, वो चल रहा है, उसमें एथेनॉल और गैसोलीन का जो मिश्रण है उसकी परमिशन जो है वो 10% है। लेकिन इंडिया के अंदर अभी अराउंड चल रहा है 5.6% है। लेकिन अभी प्रपोजल क्या दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने, हाल ही में देश में प्रदूषण घटाने के लिए एथेनॉल और गैसोलीन का जो मिश्रण है उसको 20% तक बढ़ाने का जो है प्रस्ताव रखा है, ताकि जो इमिशन है इससे प्रदूषण जो है व्हीकल से जो प्रदूषण होता है वो कम किया जा सके, और बाहर से भी जो हम तेल इंपोर्ट करते हैं उसमें भी कमी लाई जा सके। तो एथेनॉल
जो होता है आपको पता है एक बायोफ्यूल है, जो बायोमास एक प्रोडक्ट है। मान लो जो गन्ना है या पोटैटो है, इसका एक ही बायो प्रोडक्ट है एथेनॉल। तो एथेनॉल और गैसोलीन का मिश्रण जो इंडिया के अंदर जो इसकी परमिशन है वो मैक्सिमम 10% की है, अब उसको बढ़ा करके 20% का प्रस्ताव जो है रखा गया है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो फ्यूल हम लेते हैं उसमें 5.6% ही एथेनॉल और गैसोलीन का मिश्रण होता है। तो ये दोस्तों इतनी बातें होंगी इसके अंदर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, 7वां, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव किस राज्य के अंदर मनाया जा रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, जनरल क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन ये मनाया जाता है हरियाणा के अंदर, क्योंकि हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर ये मनाया जाता है। और फिलहाल जो है 17 से 25 दिसंबर जो है हर साल ये मनाया जा रहा है हरियाणा के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर, इंटरनेशनल गीता महोत्सव। तो इसमें काफ़ी सारे जो हैं हमारे जैसे हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, हरियाणा के टूरिज्म मिनिस्टर आ रहे हैं कंवरपाल सिंह, और जैसे हिमाचल प्रदेश के सीएम जो हैं हमारे जयराम ठाकुर जी है वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं। तो हरियाणा के अंदर जो है ये मनाया जा रहा है और हर साल ये मनाया जाता है, इंटरनेशनल फेस्टिवल है। और इसमें अभी जो है 9000 स्टूडेंट जो हैं भाग ले रहे हैं, और फिलहाल जो है 55,000 स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं 19 छंदों का लगातार ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। तो ये काफ़ी सारी डिटेल है इसके अंदर। तो फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है, हरियाणा के अंदर मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में किस बैंक ने अपनी स्पेशल सर्विसेज देने के लिए भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक तथा इंडियन आर्मी के साथ MOU साइन किया है? तो ये काफ़ी जनरल क्वेश्चन है, लेकिन ये आ सकता है आपके, तो इंडियन आर्मी से जुड़ा हुआ है, भारतीय सेना से जुड़ा हुआ है, तो आ सकता है। तो आंसर इस पर चर्चा कर लेते हैं सीधा दोस्तों। बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया है, एक प्रपोजल दिया, MOU साइन किया है बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज के नाम से। तो ये स्पेशलाइज सर्विस देंगे, कस्टमाइज सर्विस देंगे हमारी इंडियन नेवी को, इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक जो सेना है, इंडियन आर्मी को। तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करेगी, स्पेशल सर्विसेज देगी, और इन्होंने MOU साइन किया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपको पता ही है कि महाराजा साजीराव गायकवाड़ द्वारा जो है इन्होंने स्थापित किया गया था, और हेड ऑफिस फ़िलहाल इसका बड़ौदा के अंदर है, गुजरात के अंदर। तो इसमें इतनी ही जानकारी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में किस देश द्वारा लीगन ऑफ मेरिट पुरस्कार, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, लीगन ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया गया है, वो भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री को लीगन ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया है, वो किस देश द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों वो देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये क्या है, लीगन ऑफ मेरिट, जिसकी अर्थ होता है चीफ कमांडर, डिग्री चीफ कमांडर इसका दूसरा नाम है। इस अवार्ड का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया है। US और इंडिया के बीच में, इंडिया US के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हैं, आपस के जो संबंध हैं, उनको मजबूती देने के लिए जो है वो एक सम्मान दिया गया है। और भारत की तरफ से जो वहाँ के हमारे राजदूत हैं तरणजीत सिंह संधू, अमेरिका में भारत के जो राजदूत हैं उनका नाम है तरणजीत सिंह संधू। तरणजीत सिंह संधू ने क्या किया है, इस अवार्ड को लिया है, किसके बिहाफ पे, नरेंद्र मोदी जी के बिहाफ पे US में प्राप्त किया है। अब इसमें इतनी ही जानकारी थी दोस्तों। तो अमेरिका द्वारा ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार दिया गया है, लीगन ऑफ मेरिट पुरस्कार। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो प्राप्त किसने किया है, तरणजीत सिंह ने। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, 10वां क्वेश्चन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो हाल फिलहाल में जो भी एग्ज़ाम हो गए उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। तो आंसर इसका दोस्तों डायरेक्ट लगा लेते हैं, मोतीलाल वोरा। मोतीलाल वोरा जो कि 2 बार CM रह चुके हैं, MP के, मध्य प्रदेश के 2 बार CM रह चुके हैं। और मोतीलाल वोरा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, 93 साल की उम्र में कोविड-19 से इनकी मौत हुई है। कोविड-19 से ये ठीक हो गए थे, उसके बाद में इनके शरीर में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गई, उनसे मौत हो गई है। तो मध्य प्रदेश के 2 बार ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राज्यसभा के भी 4 बार मेंबर रह चुके हैं। तो इसमें डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मोतीलाल वोरा इसका आंसर सही रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल किसकी याद के अंदर मनाया जाता है? ये आपको पता है कि हमारे जो प्रसिद्ध जो काफ़ी अच्छे मैथमेटिशियन थे हमारे, श्रीनिवासन रामानुजन जो है उनकी याद के अंदर 22 दिसंबर को प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय गणित दिवस जो है मनाया जाता है। ये एक्चुअल में पहले नहीं मनाया जाता था, ये मनाया जा रहा है 2012 से। तो 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया था, इसकी शुरुआत की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। उस टाइम जो है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे, तो हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे पूरे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।